आज हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 के नोबेल पीस प्राइज़ विनर। कैलाश जी अभी यूनाइटेड नेशन से लौटे हैं, वहाँ पे एसडीजी पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी यूनाइटेड नेशंस की विजिट कैसी रही और क्या-क्या मेन अचीवमेंट्स रहे। कैलाश जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी आप यूनाइटेड नेशन से लौटे हैं, ये बताइए आप वहाँ जो गए, वहाँ एसडीजी की समिट में आप गए, क्या-क्या मेन अचीवमेंट्स थे? क्या हाइलाइट्स थे आपके विजिट के? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार की जो जनरल असेंबली हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनके बारे में दुनिया ने फैसला लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों के मुद्दों की भी ये बहुत बड़ी जीत और सफलता है, और हम जैसे लोगों की भी एक उपलब्धि है जो बहुत सालों से इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि बच्चों के मुद्दों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो इस बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हुआ, उसमें 2 दिन उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट या विकास लक्ष्यों की समिट के लिए रखे थे, जिनमें मुझे भी बोलने का मौका मिला, मुझे बुलाया गया था इसके लिए। और मैं पिछले बहुत सालों से इस बात के लिए संघर्षरत हूँ, और मेरा ये मानना है और तर्क भी रहा है कि जब तक बाल मजदूरी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक बच्चों की गुलामी, बाल व्यापार, जो बच्चों की तस्करी है वो ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई हासिल नहीं हो जाती, तब तक हम लोग विकास के किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आज दुनिया में जहाँ 17 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, वहीं पर 20 करोड़ वयस्क लोग बेरोज़गार हैं, और ज़्यादातर बेरोज़गार वयस्क इन्हीं बच्चों के माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं। तो आप गरीबी और बेरोज़गारी का लक्ष्य पूरा कैसे कर सकते हो अगर आप इन बच्चों को हटा के उसकी जगह पर उनके माँ बाप को काम पे नहीं लगाओगे तो? या इसी तरह अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं तो स्कूलों में नहीं जा सकते वो, तो शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अब एक और बड़ा मुद्दा जो पिछले 15-20 सालों में उभरा है, वो है बच्चों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा, चाहे वो यौन हिंसा हो, चाहे वो युद्धों और हिंसक वातावरण के कारण बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हों। तो उन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़े बगैर विकास के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। तो इस बार सबसे अच्छी बात हुई है कि हमारी इन सारी बातों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने और दुनिया भर की सरकारों ने विकास लक्ष्यों में शामिल कर लिया गया है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य हैं, इनमें बाल मजदूरी की समाप्ति, जबरिया मजदूरी, अशिक्षा, बाल विवाह, बच्चों की तस्करी, बच्चों की गुलामी और आज की आधुनिक गुलामी, ये सब चीज़ों को समावेशित किया गया है, और सबके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी, जैसे पिछली बार जो एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे, उनमें जो अचीवमेंट रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और पहले 8 थे, इस बार 17 हो गए। मुझे ये बताइए कि जिस स्पीड से ये होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि यूएन जो गोल्स सेट कर रहा है, क्या दुनिया उसको अचीव कर रही है? और ये एसडीजी एमडीजी से कैसे डिफरेंट है? मैं देख रहा हूँ 17 हैं, इनमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि चाइल्ड जो राइट्स हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे? अब बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए, एक तो बाल मजदूरी जो हमारा मुद्दा रहा है, गुलामी और तस्करी जो दुर्व्यापार है वो एक मुद्दा रहा है, वो 8वें लक्ष्य में शामिल किया गया है। 16वें लक्ष्य में हिंसा शामिल की गई है। शिक्षा जो है, शिक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें न केवल सबके लिए शिक्षा, बल्कि ये कहा गया है कि समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी एक घटना है और एक बड़ा कदम है इस दिशा में, शिक्षा की दिशा में। ये भी इसमें शामिल किया गया है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, क्या वो पूरी तरह से अचीव हुए? देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल नहीं हुए ढंग से, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम लोग लक्ष्य निर्धारित ना करें। लेकिन जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दबाव भी उतना ही ज़रूरी है, आर्थिक रूप से उसको पूरा किया जाए, यानी कि हमारे बजट में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के तौर तरीक़ों में बदलाव लाके विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाए। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि इस बार
ध्यान में रखी गई हैं। और अच्छी बात यह है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फ़र्क जो है वो ये है कि पहले सरकारों ने अपने तरीके से विचार करके और थोड़ा बहुत दूसरों की आवाज़ों को भी शामिल करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs बनाए थे। लेकिन SDG की प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही है, जो कि बहुत समावेशी प्रक्रिया है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों को भी, इसमें कॉरपोरेट जगत को भी और सरकारों को भी साझे तौर पर अपनी बात रखने का मौका मिला। तो ये एक अच्छी बात है कि सबने मिलजुल कर ये विचार बनाया है, एक जिसे कंसल्टेटिव प्रोसेस कहते हैं वो चली है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं एक सवाल करूंगा, जैसे आपने कहा कि MDG पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया, तो ऐसा क्या है जिससे आपको ये लग रहा है कि जो SDG हैं वो हम लोग अचीव कर लेंगे या दुनिया अचीव कर लेगी? देखिए, ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 सालों में चीज़ों में बदलाव आया है। एक तो शिक्षा बढ़ी है दुनिया में, तो लोगों के सोच में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। सोशल मीडिया बढ़ा है, जिसे कहते हैं कि करप्शन या भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई है दुनिया में। हर जगह पर देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना की मांगें बढ़ी हैं। नौजवान लोग पहले, आज से 15 साल पहले इतने सक्रिय नहीं थे दुनिया में, आज उतने सक्रिय हैं, उनकी आवाज़ों में ज़्यादा दम खम है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार लोगों को महसूस होने लगा है कि अगर हम ये हासिल नहीं कर पाएंगे, खासकर पर्यावरण की बात इस समय जो है, जिसे हम लोग एनवायरनमेंट जस्टिस का नाम दे रहे हैं या और इस तरह की चीज़ें, अगर हम अपने पानी को नहीं बचा पाएंगे, अपने समुद्रों को नहीं बचा पाएंगे, तो शायद हम अपनी दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, जो एक सोच है, ये राष्ट्र नायकों में पैदा हुआ है। और मैं इस बार था वहाँ पर, मैं इससे पहले भी कई बार जनरल असेंबलीज़ में गया हूँ, बोलने का मौका तो मुझे दूसरी बार मिला है। लेकिन मैंने देखा है एक फ़र्क पिछली बार और अब की बार में, कि कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत बड़े स्तर पर हुई हैं, जिनमें कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने और दूसरों ने हिस्सेदारी की है, जो बच्चों के हित में है। जैसे शिक्षा के लिए एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव नाम से रखा गया, तो वो एक बड़ी घटना हुई है। मैं भी उसमें समापन भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ शिक्षा की ज़रूरत को दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया कि दुनिया की सरकारों को ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करना चाहिए। इसी तरह ग्लोबल बिजनेस कोएलिशन एक बना है इस बीच में, और उसकी भी मीटिंग हुई, जिसमें दुनिया भर के कई बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और कॉरपोरेट जगत के वरिष्ठतम लोग वहाँ मौजूद थे। और उसमें भी हम लोगों ने मिलकर ये बातचीत की कि भाई कॉरपोरेट जगत को बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी, जो कि MDG के वक्त पे नहीं था उतना बड़ा। अब कॉरपोरेट जगत भी आगे आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी एक उसी में UN समिट फॉर सोशल गुड भी एक समानांतर कार्यक्रम रखा गया था, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसमें भी मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ भी देखा कि कई राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष बच्चों के मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आगे बढ़ रही है। अच्छा कैलाश जी, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जो इश्यूज जो यहाँ के चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं, आपका तो बहुत बड़ा अनुभव रहा है, ये बताइए मेजर रोड ब्लॉक्स क्या हैं उसमें, और चाइल्ड राइट, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, उनके राइट्स में मेजर रोड ब्लॉक्स क्या हैं जो आप अपने अनुभव से बता सकते हैं? देखिए, हमको लगता है कि एक तो हमारी मानसिकता का मुद्दा है कि लड़कियों के प्रति हमारी मानसिकता में बदलाव आए। बच्चों के प्रति और लड़कियों के प्रति खासकर हमें एक समानता का, गरिमा का, सम्मान का सोच पैदा करना होगा, जो कि नहीं है। या तो हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, रहम करते हैं, या उनको खुश करने के लिए जो अपने निजी बच्चे हैं उनको तरह तरह से मनोरंजन करना या उनके ऊपर खर्च करना या उनको सिनेमा दिखाना या चॉकलेट दिलवाना या पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, इन सब चीज़ों में खुश करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि बच्चे सस्ते मज़दूर हैं, बच्चे आसानी से उनका शोषण हो सकता है, ख़ासकर लड़कियों का यौन शोषण भी हो सकता है, तो हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के सोच हैं, बच्चों के ऊपर रहम दिखाना, बच्चों का शोषण करना या बच्चों को वैसे ही खुश करके रखना, ये बहुत स्वस्थ
मानसिकता नहीं है। स्वस्थ मानसिकता है कि बच्चों के साथ हम दोस्ती का रिश्ता कैसे कायम करें, उनकी बात कैसे सुनें, उनको समझें कैसे, उनका सम्मान कैसे करें। तो मानसिकता मुझे लगता है कि बदलने के लिए समाज को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, सरकार को, सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मीडिया को कोशिश करनी पड़ेगी, बड़ी महत्वपूर्ण। मीडिया का बहुत रोल है, सोशल मीडिया का भी और हमारे प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया का भी। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि सरकारों के स्तर पर, राजनीतिज्ञों के स्तर पर जो एक ईमानदार इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका भी हमारे देश में अभाव है। हम लोग शुरू से ये कहते रहे बच्चे हमारा भविष्य हैं, बच्चे हमारे कर्णधार हैं, बच्चे हमारे पूंजी हैं। ये सब सुनते सुनते मैं कह रहा हूँ, जब से 35 साल से इस मुद्दे पर काम कर रहा हूँ और ये बातें सुन रहा हूँ रेटोरिक की तरह। लेकिन क्या हम सचमुच हमारे देश के बच्चों पर उतना पैसा खर्च करते हैं? आज देखिए, हम सब मान रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी धरोहर हमारे नौजवान और बच्चे हैं। 18 साल से नीचे वाले युवक और बच्चों की, युवतियों की संख्या, मात्रा करीब करीब 41% है हमारे देश में। लेकिन बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के संरक्षण पर हम 4% से भी कम पैसा खर्च करते हैं हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। तो 41% बच्चे और नौजवानों की बात हम करें और खर्च उनके ऊपर 4% से भी कम हो, तो ये जो कंट्राडिक्शन है, जो अंतर्विरोध है, इसको हमें दूर करना होगा। ये एक हमारी राजनीतिक पहल की बात भी है। फिर कानूनों की बात भी है कि हमारे देश में कुछ कानून बहुत अच्छे हैं, जैसे पॉक्सो का कानून है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त कानून है, इसका पूरा अच्छा उपयोग होना चाहिए। हमारे 2 कानून अभी पड़े हुए हैं पेंडिंग, एक तो जुवेनाइल जस्टिस का कानून और दूसरा बाल मजदूरी वाला कानून। तो उस पर हमारी सरकार और हमारी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेवारी है कि उसको प्राथमिकता दे। मैं कहता हूँ आपकी संसद अगले बार तक इंतज़ार कर सकती है। आप 5 साल तक इंतज़ार कर सकते हो, 5 नहीं तो सही 3.5 साल तक इंतज़ार कर सकते हो। अगला चुनाव आएगा 3.5 साल बाद। लेकिन हमारे बच्चे तो 3.5 घंटे भी इंतज़ार नहीं कर सकते, 1 घंटे भी उन्हें इंतज़ार नहीं कराना चाहिए हमको। क्योंकि जो बच्चा वेश्यावृत्ति में धकेला गया है, जो बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है खतरनाक हालत में, जो बच्चा खदान के अंदर घुसकर काम कर रहा है, जो बच्चा घरों में कैद है, वो बच्चा 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकता। ना उन्हें हमें इंतज़ार कराने देना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन अभी बचाना है हमें। तो ये भी बात है कि हमारे जो कानून पेंडिंग पड़े हैं उनको हम ईमानदारी से जल्दी पारित करें। इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है, हमारे राजनीतिक जमात की। अच्छा, ये आपने पहले भी कहा था कि 2 कानून हैं जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। थोड़ा सा बताइए कि दोनों कानून क्या हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और एक जो बड़ी चीज़ है कि संसद तो चली नहीं रही है, तो वैसी स्थिति में पिछला जो सेशन था वो नहीं चला, तो क्या आप सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील करेंगे कि कम से कम ये 2 कानून जल्द से जल्द पारित किए जाएँ, सारे डिफरेंसेज भुला करके? देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ हर एक सांसद से इस देश के, कि मेहरबानी करके आप इस देश के बचपन को बचाइए। अगर आप सचमुच राष्ट्रवादी हैं, अगर आप सचमुच समाजवादी हैं, अगर आप सचमुच जनवादी हैं, आप जो भी वादी हैं, अगर देश का बचपन नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। और देश का बचपन प्रति मिनट, प्रति क्षण बर्बाद हो रहा है। आप इंतज़ार कर सकते हैं, बचपन इंतज़ार नहीं कर सकता है, उसको आज ही चाहिए। तो आज ही आप ये बनाइए। आपकी संसद का समय बर्बाद हो रहा है, सब जान रहे हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है, लेकिन बच्चों का बचपन इस बीच में कितना बर्बाद हो रहा है। मैं कहता हूँ बाल मजदूरी का कानून जो कि पड़ा हुआ है संसद में लंबित, वो कह रहा है पुराने कानून में संशोधन करके कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को बाल मजदूरी से मुक्ति मिलेगी, वो गैरकानूनी हो जाएगा। 14 साल तक की बाल मजदूरी, 15 से 18 साल तक की बाल मजदूरी अगर ख़तरनाक हालत की है तो उससे भी बच्चों को निजात मिलेगा कानूनी तौर पर। बच्चों के पुनर्वास के लिए ज़्यादा अच्छे प्रावधान हैं, मालिकों के खिलाफ और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, उनके ऊपर जुर्माने भी ज़्यादा हो रहे हैं जो बच्चों के पुनर्वास के काम आएंगे। ये सारे प्रावधान उस कानून में पड़े हुए हैं। तो इस कानून को आप जल्दी से जल्दी पारित कीजिए। एक कानून है या ये एक कानून है। दूसरा कानून है किशोर न्याय अधिनियम का, तो वो भी संशोधन का ही कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। तो किशोर न्याय अधिनियम का जो पड़ा हुआ है संशोधित प्रारूप, उसको भी जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, क्योंकि उससे भी
जो बच्चे 18 साल तक की आयु सीमा के हैं उनको उत्पीड़न से, शोषण से और हिंसा से, कई तरह की बुराइयों से छुटकारा मिलेगा उनका, कई तरह के अपराधों से वो बच पाएंगे। तो विंटर सेशन जो होगा पार्लियामेंट का, क्या आप एक सीधे अपील करेंगे सारे पॉलिटिकल पार्टीज से कि भाई वो इसको पास करें सारे डिफरेंसेस बुला करके? मैं तो फिर से अपील कर रहा हूँ आपके सामने, आपके कैमरे के सामने, और अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती हो तो वो मेरी आवाज़ शायद सुने कि मेहरबानी करके अगले सत्र में, जो आने वाला संसद का शीतकालीन सत्र है, उसमें इन दोनों कानूनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पारित कर दीजिए। भले ही ये बच्चे आपके वोटर ना हों, लेकिन भविष्य में आपकी पार्टियों के किसी न किसी के वोटर तो बनेंगे, ये ज़्यादा सचेत वोटर बनेंगे ये, अगर ये कानून पारित हो जाएंगे और बच्चों को संरक्षण मिल जाएगा, बच्चों को न्याय मिल जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विकास कैसे संभव है? विकास तब संभव है जब हर एक बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा होगा। लेकिन अगर लाखों लाख बच्चे गुलामी के, मजदूरी के, शोषण के, हिंसा के शिकार हैं, तो शिक्षा हासिल नहीं कर सकते वो, तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो अगर विकास चाहिए तो भी हमें ऐसा करना होगा, और अगर हम अपने संविधान को ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं, जिसकी शपथ लेके आप लोग सांसद बने हैं, तो बच्चों से इसकी शुरुआत कीजिए। देखिए कि राजनीतिक लोग एक आम बात है कि राजनीतिक व्यक्ति अगले 5 साल के बारे में सोचते हैं, लेकिन समाज को परिवर्तन करने वाले लोग अगले 50 साल का सोचते हैं। तो आप समाज परिवर्तक बनिए, राजनेता तो आप हैं ही हैं। अगर आप समाज में परिवर्तन करेंगे तो इतिहास आपको याद रखेगा। एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आपने बात कही, और ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आपने कहा आप ओबामा से मिले हैं और भी लोगों से मिले, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी आप जरूर मिले होंगे। आप मुझे ये बताइए, अभी जो हमारा नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि देश में एक मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं पूरे राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूँ, अकेले प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हम कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो हमारे सभी दलों के अंदर, सभी नेताओं के अंदर और सभी राज्यों में भी, वो एक पूरी एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मेरी उनसे बातचीत हुई है कई बार, और बहुत बुलंदी के साथ उन्होंने, जैसे बेटी बचाओ का नारा दिया, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों से मिलने की कोशिश भी की। कई बार लगता है कि वो जब राजघाट से भाषण दे के आते हैं तो बच्चों से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कानूनों में और हमारे बजट में परिवर्तित होना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। और ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत है, इनके अंदर ऊर्जा है, इनके अंदर भविष्य का सपना है। तो मैं इनसे ज़्यादा आशा करता हूँ कि ये इन चीज़ों को, बच्चों को ध्यान में रख के प्राथमिकता देकर इसको लागू करेंगे। एक कैलाश जी, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो कि मुझे याद आता है, चर्चा भी पहले हुई है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कुछ आपके ऊपर कहा था कि जो कुछ उद्योग हैं छोटे छोटे, आप तो एक तरह से उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या आपको यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है ओवरऑल, वो कितना जागरूक है? और थोड़ा सा वो चंद्रशेखर वाले वाक़े के बारे में बताइए। देखिए, मुझे तो अखबारों से पता पड़ा, जब अखबारों में उनके बयान छपे तो, लेकिन वो स्वर्गवासी हो चुके हैं और देश के लिए आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? उसके बाद नहीं हुई मेरी मुलाकात, लेकिन मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि ये गलीचा उद्योग के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि गलीचे उद्योग को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस तरह की आवाज़ उठाने से, और वहाँ बच्चे जो हाथ से काम सीख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास बहुत वैज्ञानिक तर्क थे, आज भी उतने ही ताकतवर, शायद ज़्यादा वैज्ञानिक तर्क हैं कि छोटे बच्चों से घरेलू उद्योगों में काम कराने से न तो आर्थिकी को फ़ायदा होता, हमारी इकोनॉमी को, और न ही उन बच्चों को फ़ायदा है, न ही माँ बाप को फ़ायदा है। बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए और सब बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल करना चाहिए, उसके बजाय उनके माता पिता को अच्छा रोज़गार मिले और उनके शिल्प को भी सुधारा जाए, उनके जो जिसे कहते हैं कि हेरिटेज है, जो उनकी स्किल्स हैं, उनको भी सुधारा जाए, इसमें कोई दुराई नहीं है। नौजवानों को भी स्किल दिया जाए, लेकिन छोटे बच्चों से काम कराना अमानवीय है और गैरकानूनी भी होना चाहिए। एक और बड़ा इशू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का,
और कुछ ऐसे भी खबरें आते हैं कि बच्चों को छुड़ाया जाता है लेकिन फिर वापस वो वहीं पहुंचा दिए जाते हैं या पहुंच जाते हैं। ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे पास कई तरह इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं। देखिए, हमने और हमारे भारतीय संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने हज़ारों बच्चों को छुड़ाया है। ये सच है कि इक्के दुक्के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन हमें बुनियादी तौर पर ये देखना है, जो सरकार की संस्थाएं उनको छुड़वाती हैं उनको भी, और जो गैर सरकारी संगठन प्रयास करते हैं उनको भी, कि वो ठीक ठीक कानून के अंतर्गत, जो उपयुक्त कानून है, अप्रोप्रिएट लॉज हैं, उनके अंतर्गत छुड़ाया जाए उन्हें। वैसे गए, छापा मार कार्रवाई करी, अखबार में छप गया, लौट के आ गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारा कहना ये है कि जो बंधुआ मजदूरी का कानून है, जो दुर्व्यापार के कानून हैं, जो बाल मजदूरी के कानून हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस के कानून हैं, उन सब के अंतर्गत अगर इन्हें छुड़ाया जाता है तो दोबारा इनको ला पाना मुश्किल है। मालिक लोग ला नहीं सकते डर के मारे, क्योंकि फिर बहुत सख्त कानून है ये। और दूसरी चीज़ है कि ये बच्चे जो बंधुआ मजदूरी कानून में छूटते हैं, या और कई तरीके से हम लोग उन्हें छुड़ाते हैं दूसरे कानूनों के अंतर्गत, तो पुनर्वास के वो अधिकारी होते हैं कानूनी तौर पर, और पुनर्वास का लाभ उन्हें दिलाने के लिए फिर हमें कोशिश करनी पड़ती है। इतना आसानी से मिलता नहीं है वो। तो आर्थिक पुनर्वास मिलता है माँ बाप को, और बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास दिया जाता है। ये प्रयास हमारा रहता है। लेकिन जहाँ कहीं अगर बच्चों को पूरे नीतिगत ढांचे में और कानूनों के अंतर्गत नहीं छुड़ाया जाएगा, तो संभव है कि मालिक भी नहीं डरेगा, और संभव है कि बच्चों को पुनर्वास की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वो बच्चे दोबारा से इसमें फंस सकते हैं। तो जब छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो, तब से छुड़ाने वालों के दिमाग में साफ होना चाहिए कि कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं और कानूनों को ध्यान में रख के वो कार्रवाई की जाए। मुझे पता है कि हमारे समाज में खासकर और पूरी दुनिया में जितनी पहुंच धर्मगुरुओं की है, उतनी शायद किसी की नहीं है। धर्मगुरु सीधे लोगों के दिलों में उतरते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं, इसीलिए राजनीतिक लोग भी धर्मगुरुओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये एक परंपरा है, ये चल रहा है सब कुछ। ऐसे वातावरण में मेरा मानना ये है कि हमारे धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, जो भी हों, वो अपने मंचों से, अपने टीवी चैनलों से, अपने मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से बच्चों के लिए कुछ बोलें। अगर उनके संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी बच्चे का यौन शोषण करता है, किसी को गुलाम बनाता है, किसी के साथ अत्याचार करता है, तो उन्हें हिम्मत जुटा के कहनी चाहिए कि हमारे धर्म के विरुद्ध है ये, और आपको इस धर्म से बाहर किया जाता है। आप इस धर्म के संप्रदाय के हिस्सा नहीं रहेंगे और आप बच्चों का शोषण करेंगे तो। क्योंकि सब धर्म बच्चों के लिए अच्छी बात कहते हैं, लेकिन धर्मगुरु नहीं कहते। धर्मगुरुओं को चाहिए कि वो अगर ये मानते हैं कि बच्चों के अंदर ईश्वर का निवास है, अगर वो मानते हैं कि बच्चे सबसे सरल और सुलभ हैं और सबसे पवित्र हैं उनकी आत्मा, तो इसको बोलिए मेहरबानी करके। मैं कभी सुन नहीं पाता हूँ कि किसी योगाचारी जो टीवी चैनलों पे दिख रहा हो, या कोई और धर्मगुरु जो बड़ी बड़ी चमत्कार की बातें कर रहा हो, हिम्मत करके अपने अनुयायियों को ये कहे कि देखिए, बच्चों के ऊपर जुल्म करना अधार्मिक है और हमारे साथ मत आइए। हिम्मत करके एक भी अगर बोल देगा कि मेरी इस सभा में, इस भीड़ में, मेरा भाषण और मेरे भजन सुनने में आप मत आइए, जो भी अगर बच्चों का शोषण करता है वो यहाँ से बाहर उठ के चला जाए। अगर इतनी हिम्मत करके लोग बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग चले जाएं उठकर, लेकिन नहीं भी जाएंगे तो वहाँ बैठे हुए लोग सोचेंगे कि धर्मगुरु ने आदेश दिया है हमें भविष्य में बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना, बल्कि उनकी हिफाजत करना है, उनसे दोस्ती करना है। क्यों नहीं कहते धर्मगुरु कि आपके घरों में आपके बेटे या बेटियों का यौन शोषण हो सकता है, आपके रिश्तेदार यौन शोषण करते हैं, कहीं ना कहीं उनको यौन उत्पीड़न करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन वही बेटियां जब अपनी माँ से कहती हैं तो बेटी छुपा देती है, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला सामने आ जाता है। धर्मगुरु इन मुद्दों पर खुलकर बोलें कि ये गलत हो रहा है आपके आसपास, इस पर बोलिए, अपने बेटे बेटी के पास बैठिए, पूछिए। अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हिम्मत करके पूछिए कि बेटे आपके साथ क्या हो रहा है। लड़कों के साथ भी हो रहा है ये सब, कई बार स्कूलों में हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, रिश्तेदारियों में हो रहा है। तो धर्मगुरुओं की आवाज़ जितनी ताकतवर है, अगर उसमें उतनी ही पवित्रता आएगी तो मैं उनको नमन करूंगा। अच्छा कैलाश जी, अब अगर हम बात करें कैलाश सत्यार्थी की, और ये जो आपकी जो जर्नी रही,
बचपन से लेकर के फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुए, उसके बाद एकाएक आप चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट बन गए। इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा इन डीप बताइए, कैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक इंजीनियर एकाएक वो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट बन जाएगा, और क्या आपने सोचा था कि इस मुकाम तक आप पहुँचेंगे, आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा? देखिए, पहले मैं दूसरी बात का जवाब दे दूं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल पहले अचानक मुझे किसी का फ़ोन आएगा, पत्रकार मित्र का, और वो कहेंगे कि तुमको नोबेल प्राइज़ मिल गया है। तो ये बड़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए भी। मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा, लेकिन अचानक ऐसा नहीं हुआ मेरे जीवन में। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, और पढ़ने लिखने में मैं ठीक ठाक था, मुझे स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, तो मैं अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया, पढ़ लिख गया, पास हो गया, पढ़ाया भी वहाँ मैंने 1.5-2 साल। लेकिन ये आग मेरे अंदर बहुत बचपन से पैदा हो गई थी। जब पहली बार मैं अपने स्कूल गया तो मुझे एक जूता गांठने वाला बच्चा अपने पिताजी के साथ बाहर मिला, स्कूल के दरवाजे के बाहर। तो मैंने पहले भी बच्चे देखे होंगे काम मजदूरी करते हुए, लेकिन उस दिन एकदम एक विरोधाभास था कि हम तो नए सपनों के साथ, नए कपड़े, नए जूते, नए बस्ता लेके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, और एक बच्चा बाहर टुकटुकी लगाए हमारी तरफ देख रहा है। मेरी आयु भी 5-6 साल की थी, वो भी इतनी आयु का था। तो मैं अपने शिक्षक से बात परिचय के बाद मैंने पूछा, और फिर हेडमास्टर साहब से भी पूछा, परिवार के लोगों से भी बाद में पूछता रहा कि आखिर ये बच्चा बाहर क्यों है, हमारे साथ क्लास में क्यों नहीं बैठता है। सब लोग समझाते रहे कि ये तो गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर मैंने एक दिन हिम्मत जुटा के उसके पिता से पूछा, तो पिता ने मुझे बहुत ऐसी नज़रों से देखा जैसे बहुत मुश्किल सवाल मैं पूछ रहा हूँ। वो बोले, देखिए बाबूजी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा, हमारे तो बाप दादे पुरखे सब बचपन से काम करते थे, और मेरा बेटा भी कर रहा है, तो हमारे लिए तो नई बात नहीं है। फिर बहुत निराशा के भाव से मेरी तरफ देख के बोले कि देखिए, आप जानते नहीं हैं कि हम लोग तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो ये उनका तो उत्तर था, लेकिन मेरे लिए तो एक सवाल था कि क्यों लोग काम करने के, क्यों कुछ बच्चे काम करने के लिए पैदा होते हैं, अपने स्वास्थ्य के, अपनी पढ़ाई के, अपनी आज़ादी की कीमत पर दूसरों के लिए जूता साफ़ करते हैं। तो मैं उसको कभी पचा नहीं पाया। फिर जब मैं जो बड़ा हुआ, ज्यों तो कुछ एक्टिविज़म टाइप मेरे अंदर आया। एक्टिविज़म कह सकते हैं या कुछ ऐसा भाव कह सकते हैं कि कुछ किया जाए। पुरानी किताबें इकट्ठी करने लगा मैं उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर थे किताबों के अभाव में। कुछ चंदा इकट्ठा करने लगा, हम लोग अपने खाने पीने से बचा के पैसे खर्च करने लगे कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी जा सके, क्योंकि उस समय शिक्षा पूरी तरह मुफ्त नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हम करते रहे बड़े होते होते तक। लेकिन फिर जब मैं पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब मैंने फ़ैसला किया कि भाई ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैं फिर दोनों चीज़ों के साथ न्याय नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक अपना रास्ता चुनना पड़ेगा जो मेरे दिल के सबसे करीब है, और वो रास्ता मुझे मालूम भी नहीं था, ना किसी को मालूम था, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया उस समय बाल मजदूरी कोई मुद्दा नहीं था देश के अंदर। भारत में कानून भी नहीं था, भारत का कानून बना 1986 में, मैं बात कर रहा हूँ 1980-81 की। जो बचपन के प्रति सम्मान का भाव है, जिसको आजकल आप बाल अधिकार कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र है जिससे सारी चीज़ें गाइड होती हैं, हमारे कानून भी गाइड होते हैं, नए नए कानून बनते हैं। वो बाल अधिकार घोषणा पत्र जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, वो 1989 में पारित हुआ संयुक्त राष्ट्र में। 1989 में, लगभग 10 साल बाद या 9 साल बाद हमारे काम के। तो कोई सोच भी नहीं थी संसार में इस तरह की। तो अपने आप नया रास्ता बनाना, एक पहाड़ तोड़ने, जंगल में से जंगल को भी बचाना है और रास्ता भी बनाना है और समुद्र को भी लांघना है, ऐसा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई समझने तैयार नहीं था इस मुद्दे को उन दिनों। लेकिन आज ये मुद्दा बन चुका है। देखिए कि दुनिया के इतिहास में 25-30 साल कोई बड़ी अवधि नहीं होती, लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया है कि बाल मजदूरी ख़त्म किए बगैर आप सतत विकास लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते हो। बाल मजदूरी ख़त्म किए बगैर शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। ये कैसे संभव हुआ? तो ये संभव हुआ बहुत लोगों की
की मेहनत से, परिश्रम से, जिन्होंने शुरुआती दौर में मेरे साथ काम किया, उन लोगों की मेहनत से भी हुआ जिन लोगों ने मेरा विरोध किया और अब तक विरोध करते रहते हैं तरह तरह की। परिवार में क्या प्रतिक्रिया हुई थी? कोई अब एकाएक कोई इंजीनियर है, वो कहे बहुत जैसे सामान्य परिवारों में होती है। हम भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो मेरी माँ तो एक विधवा थी और बहुत अमीर लोग नहीं थे, हम लोग बहुत गरीब भी नहीं थे, लेकिन सामान्य परिवार में शायद पहली बार कोई लड़का इंजीनियर बनने वाला था। हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में मैं इंजीनियर बनने वाला था, तो सबको बड़ी आशाएं थीं। विदिशा में जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ मेरे रिश्तेदारी में कोई इंजीनियर नहीं था, तो बड़ी बात थी। मैं बन भी गया, तो बहुत दुख हुआ उन लोगों को। मेरी माँ बहुत दिनों तक बार बार मैंने देखा कि रोईं, बोल भी नहीं पाती थी जब मैं उनसे बात करता था, तो क्योंकि उनको डर था कि एक तो आर्थिक रूप से मेरे पास कुछ नहीं था, हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं था। बहुत बुरी हालत थी। जब नौकरी छोड़ दी हमने तो बचे हुए पैसे भी बहुत कम थे। 200-400 रुपयों से तो आप कोई जन आंदोलन खड़ा कर नहीं सकते हो जो हमारे पास था। फिर मेरा बेटा भी हो चुका था, मेरी पत्नी भी थी, लेकिन मेरी पत्नी इसमें सबसे बड़ी ताकत रही हैं, सुमेधा जी, और अब भी ताकत हैं। आज भी वो हमारे जो पुनर्वास का काम है बच्चों का, वो देखती हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों की माँ हैं वो। बच्चे उन्हें माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उनके कारण संभव हो पाया। कई बार हमारे ऊपर गंभीर हमले हुए, तो बहुत मेरी माँ डरती थी उस समय। जब खबर मिलती थी, हम लोग बताते नहीं थे, कोई घर का, हमारे बड़े भाई वगैरह उनको नहीं बताते थे, लेकिन मेरे भाई वगैरह सब बहुत रो रो कर, बड़े भाई थे, पिताजी की तरह प्यार करते थे, तो हमेशा वो लोग चिंतित रहते थे, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं काम कर रहा था वो मुद्दा समझ में नहीं आता था किसी को। उनका कहना था सबका कि अगर तुम्हें गरीब बच्चों की भलाई करनी है तो अनाथालय खोल लो, स्कूल खोल लो, गरीब बच्चों को दाल दलिया कपड़े इकट्ठे करो, बांटो, पढ़ाओ। लेकिन मैं उसमें भरोसा नहीं करता था, इस तरह की चीज़ों में। मेरा मानना था कि मानवीय गरिमा और मानवीय आज़ादी सर्वोच्च है, बच्चों के अधिकार सर्वोच्च हैं। अधिकार की भाषा कोई बोलता नहीं था, कोई जानता नहीं था। जैसे मैंने कहा कि अधिकार की भाषा तो 10 साल बाद दुनिया में शुरू हुई, बच्चों के अधिकार की भाषा। तो बहुत मुश्किल चीज़ थी, इतना आसान नहीं है जिसको मैं बयान कर पाऊँ। हर वक्त खतरा रहता था, मेरे परिवार पे खतरा। देखिए, मेरे घर में हमले हुए कई बार, मेरे ऊपर हमले हुए। मेरा दायां कंधा टूटा है, मैं आसानी से उठा नहीं सकता हूँ मेरा हाथ। मेरा बायां पैर टूटा हुआ है, मेरी पीठ टूटी हुई है, मेरे सिर में चोटें लगी हैं, शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचाओ। और मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ जब वो नया नया वकील बना और हमने उसकी मदद ली, तो वो मेरे साथ जब गया एक रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली बच्चियों को छुड़ाने के लिए, तो हम दोनों बुरी तरह घायल होकर अस्पताल में पड़े थे। राहगीर लोगों ने हमको उठाकर अस्पताल में डाल दिया लखनऊ में, और हमने एक दूसरे को देखा तो हम अस्पताल के 2 बिस्तरों पर पड़े हुए थे इमरजेंसी वार्ड में। तो हम जब थोड़ा होश आया तो हमने लगा कि बेटा तो ठीक है। मैंने कहा भाई तुम तो ठीक हो? बोला हाँ आप भी ठीक हैं, इसका मतलब हम दोनों ठीक हैं, तो अब कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम नहीं मरे तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने सोचा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। और मेरी बेटी के ऊपर बहुत खतरा था, उसको बहुत हम लोग जब काम पे रहते हैं, हमारी पत्नी भी और मेरा बेटा और मैं भी, तो वो कॉलेज में यहाँ नया नया दाखिल हुई थी, तो उसको बहुत टेलीफ़ोन कॉल्स आते थे घर पर। मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, लेकिन घर के फ़ोन पर कि तुम्हारे पिताजी को आज मार देंगे, कल मार देंगे। फिर कहते थे कि तुम्हारे साथ वही हश्र करेंगे जो दूसरी तस्करी के शिकार बच्चियों के ऊपर हुआ है। तो घबराने की उसे कोशिश करते थे, लेकिन वो बहुत बहादुर थी और है, क्योंकि उसने बचपन से ये देखा सीखा है। अस्पताल में मिलने जाते थे हमारे बच्चे हमें, जब मैं घायल होकर पड़ा रहता था, तो उनकी परवरिश ऐसी हुई है। तो ये किसी न किसी को तो देखिए इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं कि भाई मेरे लिए इससे ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है, मेरे लिए इससे ज़्यादा करीबी कुछ नहीं है, ये मुद्दा मेरे जीवन मरण का मुद्दा है, अगर वही लोग सिर्फ उपदेश देंगे और अपने आप को, अपने परिवार को दांव पे लगाने का साहस नहीं जुटाएंगे, तो फिर वो उस मुद्दे के साथ और खुद के साथ बेईमानी करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में भरोसा है तो आपको सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए, और तभी आप ईमानदार हैं अपने प्रति भी और उस मुद्दे के प्रति भी। तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला, कम से कम आपको ये लग रहा होगा कि चलो इतनी चीज़ें हुई, अब जैसे कहते हैं कि अंत में आकर के सारी दुनिया ने मान लिया कि कैलाश सत्यार्थी ने जो किया
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सारी दुनिया के लिए। देखिए, ये तो इतिहास और दुनिया के लोग जैसा भी जज करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने अभी कही आपसे, कि पहली बार 100 साल से ज़्यादा, 125 साल से नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन पहली बार दुनिया के सबसे उपेक्षित, सबसे ज़्यादा दबे कुचले पिछड़े, सबसे ज़्यादा शोषित बच्चों के मुद्दे पर ये पुरस्कार मिला है। इसलिए ये मुझे नहीं मिला, मेरे माध्यम से मिला, माध्यम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये स्थापित हुआ संसार में कि आप विश्व में शांति की स्थापना नहीं कर सकते अगर बच्चों की गुलामी चलती रहेगी। तो बच्चों के क्रंदन पर, उनके दुख पर, उनके आंसुओं पर कभी दुनिया शांति की स्थापना नहीं कर सकती। और अब 1 साल के अंदर ये फिर से साबित हो गया है कि इन्हीं बच्चों की गुलामी की जंजीरों से आर्थिक विकास की इमारत नहीं बनाई जा सकती है। कैलाश जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।